नमस्कार, मैं हरिओम प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदी ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। पिछले वीडियो में हमने मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की पूरी जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज राजभाषा से संबंधित क्या क्या प्रावधान संविधान के अंतर्गत हैं और 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं और कौन कौन सी भाषाएं हैं, इन सब की विस्तृत चर्चा करते हैं। बिना देर किए हुए हमारे टॉपिक की ओर चलते हैं, राजभाषा। वीडियो को अंत तक देखें, कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा। क्या होती है राजभाषा? अपन ने इससे पहले पिछली कक्षा में अध्ययन किया था मातृभाषा का। तो प्राथमिक शिक्षा जिस भाषा में दी जाएगी वो मातृभाषा कहलाएगी। इसके बाद अपन ने राष्ट्रभाषा के बारे में अध्ययन किया था। राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। और राजभाषा का मतलब है राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त भाषा राजभाषा कहलाती है। राजकीय कौन से कार्य? संघ या प्रादेशिक सरकारें राज कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग करेंगी। तो संघ और प्रादेशिक सरकारें जिस भाषा में राज कार्य करेंगे वो सब राजभाषा के अंतर्गत आएंगे और संविधान में इसका उल्लेख भी है। अब देखिए आप, भारतीय संविधान के भाग 17, ध्यान रखना एक बार परीक्षा में भाग भी पूछा गया था कि राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग के अंतर्गत है, तो भाग 17। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1), कभी कभी एक की जगह पर क भी आ जाता है, तो ध्यान रखना, क भी ध्यान रखना। तो भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) या क के अनुसार क्या क्या प्रावधान है ये देखते हैं। यहां पर संविधान भी लिख लीजिए। प्रावधान है हिंदी हमारे राज कार्यों की भाषा या राजभाषा होगी जो देवनागरी लिपि में अंकित है तथा भारतीय अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वरूप होगा। तो भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) या क में लिखा है कि हिंदी हमारे राजकार्यों की भाषा या राजभाषा होगी जो देवनागरी लिपि में अंकित है तथा भारतीय अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अंकों का स्वरूप होगा। जो गिनती आज हम लिखते हैं, जिन अंकों का प्रयोग करते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय रूप हैं। अब ये प्रावधान कब किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को
हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? कौन से अनुच्छेद के तहत? 343 एक या क के तहत, भाग 17 में। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। एक तो भाग 17 अनुच्छेद 343 क या एक, और ये भी ध्यान रखना आप, लिपि देवनागरी और भारतीय अंकों का रूप होगा अंतरराष्ट्रीय रूप। और कब इसको मान्यता दी गई थी? 14 सितंबर 1949 को हमारे हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। इसी कारण हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। उतार लीजिए या पॉज कर लीजिए, क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब देखिए आप, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस तो वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। क्या आपको पता है 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी को होता है। वैसे तो एक दो बार ही हुआ, उसके बाद सरकारों ने अपने हिसाब से इसके डेट वगैरह निर्धारित करना शुरू कर दिया। इस कारण ध्यान रखना, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975 को। स्थान क्या था? नागपुर, महाराष्ट्र। और इसका उद्घाटन किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री तत्कालीन प्रधानमंत्री थी ये, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और फिर 3 वर्ष के अंतराल पर, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अभी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन अगस्त 2018 में पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। और इसका जो उद्घाटन था वहाँ के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने किया था। कुछ किताबों में प्रवीण जगन्नाथ भी लिखा है, प्रविंद जगन्नाथ है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भारत की ओर से भाग लिया था विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने, जो अब हमारे बीच नहीं है। तो श्रीमती सुषमा स्वराज विदेश मंत्री जी ने यहाँ पर इसमें भाग लिया था भारत की ओर से। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन होता है। इस कारण 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना आरंभ हुआ है, यह भी हमारे सामने एक प्रश्न है, तो इसको भी अपन पढ़ते हैं। 2006 में भारत के प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर श्री
मनमोहन सिंह ने घोषित किया। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने घोषित किया था 2006 में कि हम विश्व हिंदी दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो आप उद्देश्य है, एक तो हिंदी का विश्व में प्रचार प्रसार करना, हिंदी का विश्व में प्रचार प्रसार करना तथा यूएनओ में हिंदी को मान्यता दिलाना। तो यूएनओ में हिंदी को मान्यता दिलाना, ये उद्देश्य था विश्व हिंदी सम्मेलन या विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करने के लिए। तो 2006 में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने विश्व हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान हैं, इनका विस्तृत चर्चा करते हैं हम। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधान, अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ध्यान रखना, इनके अंतर्गत 4 अध्यायों में ये बांटे गए हैं या विभक्त किए गए हैं। देखिए आप, अध्याय 1 ये संघ की भाषा से संबंधित है और इसके अंतर्गत 343 और 344 दो अनुच्छेद आते हैं। ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 343 क्या कहता है, ये देखिएगा, राजभाषा संबंधी प्रावधान है 343 के अंतर्गत। 343(1) ये क्या कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी जो देवनागरी लिपि में अंकित है तथा भारतीय अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होगा। बताया था मैंने आपको, पहले भी बताया था इसको। और इसके बाद 343(2) अनुच्छेद 343(2) में ये लिखा है कि 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को हिंदी की सहभाषा या सहायक भाषा घोषित किया जाता है। क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हो रहा था तो कुछ अहिंदी भाषी लोगों ने इसका विरोध किया था कि हम हिंदी को नहीं जानते, तो राजभाषा हिंदी हम नहीं मानेंगे, न इसे घोषित किया जाए। तो संविधान सभा दोबारा बैठी और संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानता या नहीं जानते या जो राज्य हिंदी नहीं जानते वो 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यानी अंग्रेजी भाषा को सहभाषा घोषित किया था 15 वर्षों के लिए। तो ये अनुच्छेद 343(2) के अंतर्गत आएगा। 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी को सहभाषा घोषित किया। अब 15 वर्ष कब हो जाने चाहिए थे? 1965 को हो जाने चाहिए थे। लेकिन क्या किया, भारत सरकार ने 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया और राजभाषा अधिनियम पारित करते ये कहा गया कि जो अंग्रेजी सहायक भाषा घोषित की गई थी उस अंग्रेजी को अब समयावधि के बाद यानी 65 वर्ष के बाद भी यानी अनिश्चित काल तक आप सहभाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये दुर्भाग्य भी है हिंदी के लिए कि जिन लोगों को हिंदी सीखनी थी उन लोगों ने हिंदी तो नहीं सीखी बल्कि हिंदी वालों को अंग्रेजी सिखा दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा और एक संसद की समिति का गठन किया जाएगा। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग, देखिए आप, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 7 जून 1955 को। और राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था? तो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इस राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे श्री बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। और बीजी खेर 2 बार मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ध्यान रखना, राजभाषा आयोग में 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्यों में से 20 लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। अब ये था अध्याय 1, संघ की भाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 344 आता है।
343 राजभाषा से संबंधित और 344 राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित है। अब अध्याय 2, अध्याय 2 किससे संबंधित है? प्रादेशिक भाषा से संबंधित, यानी राज्यों की भाषा क्या होगी। और इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, 3 अनुच्छेद आते हैं, 345, 346 और 347, 3 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 345 क्या कहता है ये देखिएगा, राज्य की भाषा का प्रावधान, यानी कि राज्य की एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं। अनुच्छेद 346 क्या कहता है कि संघ व राज्यों के बीच पत्रादि, अगर आप पत्र व्यवहार करते हैं तो वो किस भाषा में किया जाएगा। इसके लिए राजभाषा अधिनियम 1976 बनाया गया था और इसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, क श्रेणी, ख श्रेणी और ग श्रेणी के अंतर्गत। अनुच्छेद 347 कहता है कि राज्य की जनसंख्या यानी कि जनता, किसी क्षेत्र की जनता अगर कोई आंदोलन करती है या अपनी भाषा को मान्यता दिलाने का प्रयास करती है तो वो राष्ट्रपति के पास मुद्दा जाता है और राष्ट्रपति चाहे तो उसे मान्यता दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये राष्ट्रपति के स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अनुच्छेद 345, 346 और 347 तीन अनुच्छेद प्रादेशिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अध्याय 3, इस अध्याय 3 का नाम भी दिया हुआ है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की भाषा। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, 348 और 349, 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 348 क्या कहता है ये देखेंगे आप। अनुच्छेद 348 ये कहता है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय अपने अधिनियम या वह विधेयक किस भाषा में लिखेंगे या किस भाषा में प्रयुक्त किए जाएंगे, वो भाषा अनुच्छेद 348 के अंतर्गत। तो उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के अधिनियम व विधेयकों की भाषा का प्रावधान इसके अंतर्गत है। अनुच्छेद 349 क्या कहता है? अनुच्छेद 349 कहता है कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करना। विधियों का मतलब होता है कानून बनाना, नियम बनाना। तो भाषा संबंधी कोई विधियां बनाए या कानून बनाए जाते हैं तो उनको अधिनियमित किया जाए। अब है अध्याय 4। अध्याय 4, इसको एक नाम दिया गया है व्यथा निवारण। व्यथा निवारण नाम दिया गया है और इसके अंतर्गत भी 2 अनुच्छेद आते हैं, 350 और 351। तो 2 अनुच्छेद इसके अंतर्गत भी आते हैं। अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण से संबंधित है। 350 क्या है? व्यथा निवारण से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 350(1), अनुच्छेद 350(1) कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, मातृभाषा में शिक्षा। तो अनुच्छेद 350(1) कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। और अनुच्छेद 350(2) ये कहता है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति।
अधिकारी की नियुक्ति, जैसे मदरसा भी आयोग के अध्यक्ष होते हैं ये, और भी बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो इन सब के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उसका प्रावधान अनुच्छेद 350 सेकंड या द्वितीय के अंतर्गत है। अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351 क्या कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश क्या क्या होने चाहिए, उसका प्रावधान इसके अंतर्गत है। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए दिशा निर्देश, आप हिंदी भाषा की जगह राजभाषा भी लिख सकते हैं। राजभाषा के विकास के लिए दिशा निर्देशों का प्रावधान अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया है। तो ये 9 अनुच्छेद हैं जो राजभाषा से संबंधित हैं भाग 17 के अंतर्गत। लेकिन 2 अनुच्छेद और हैं जो भी राजभाषा से संबंधित ही माने जाते हैं, जो संघ की भाषाओं के अंतर्गत आते हैं, तो उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ध्यान रखना, वो 2 अनुच्छेद जो हैं वो दोनों अनुच्छेद भी संघ की भाषाओं के अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन से 2 अनुच्छेद हैं देखेंगे आप लोग। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 क्या कहता है कि संसद की भाषा का प्रावधान, संसद की भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत जो कार्यवाही होती है वो किस भाषा में की जाए, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 120 के अंतर्गत। और एक है अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 210 ये कहता है कि राज्य विधानमंडलों की भाषा का प्रावधान, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं वो अपनी कार्यवाही किस भाषा में करेंगे, इसका उल्लेख 210 के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना, आप देखिए कुल 11 अनुच्छेद हैं, कुल 11 अनुच्छेद हैं जो भाषा संबंधी प्रावधान बताते हैं। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 11। देखना आप, अध्याय 1, अध्याय 1 के अंतर्गत 2 अनुच्छेद है, आपको पता होगा कौन कौन से हैं, 343 और 344। अध्याय 2, इसके अंतर्गत 3 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से हैं? 345, 346 और 347। अध्याय 3, अध्याय 3 के अंतर्गत भी 2 अनुच्छेद हैं। कौन कौन से? 348 और 349। और अध्याय 4, अध्याय 4 के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद हैं? आप जानते हैं कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? 350 और 351 हैं। और 2 अनुच्छेद हैं 120 प्लस 210। तो देखिए आप, 2 और 3 5, 2 7, 7 और 2 9 और 2 11। तो टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 11 हैं। तो कुल अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाए जिसमें भाषा संबंधी प्रावधान है तो 11 माने जाते हैं, 120 और 210। और एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर किसी विषय के अंतर्गत रखना हो 120, अनुच्छेद 120 व 210, ये दोनों अनुच्छेद संघ की भाषाओं के अंतर्गत ही आएंगे, संघ की भाषाओं के अंतर्गत। तो ध्यान रखना, संघ की जो भाषा अध्याय पढ़ा था अपन एक, उसके अंतर्गत ही आते हैं। राजभाषा अधिनियम,
आप चाहें तो प्रथम राजभाषा अधिनियम भी इसको कह सकते हैं। प्रथम राजभाषा अधिनियम ये 1963 में बनाया गया था, गठित किया गया था। इसके तहत धारा 3 को जोड़ा गया था, किसमें? अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। और आप जानते हैं क्या था उसमें कि अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी की सहभाषा या सहायक भाषा घोषित किया गया। तो प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963 लागू हुआ था। धारा 3 जोड़ी गई थी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत और अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी की सहभाषा या सहायक भाषा घोषित किया गया था। ध्यान रखना, यह जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये लागू नहीं हुआ था। 1963 का अधिनियम ये लागू कब हुआ था पूरे भारत में? अगर इसके लागू होने की डेट पूछी जाए तो आप लिखोगे 26 जनवरी 1965। ये 26 जनवरी 1965 से लागू होना था, लेकिन इसमें भी संशोधन किया गया। और इसमें क्या संशोधन किया गया? और वो संशोधन लागू हुआ था फिर 1967 के अंतर्गत। ध्यान रखना, एक केंद्रीय हिंदी समिति का गठन किया गया था। ये किया गया था 1967 में, 1967 में किया गया था। और इसके तहत त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात कही गई थी। त्रिभाषा सूत्र को अपनाया जाए, ये केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ था 1967 में, इसके अंतर्गत कहा गया था। और आपको पता है प्रथम शिक्षा नीति, भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1968 में। और अगर नई शिक्षा नीति पूछा जाए आपसे, नई शिक्षा नीति, तो ध्यान रखना नई शिक्षा नीति में इसमें 68 को उल्टा कर देना, 86 हो जाएगा। तो नई शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है प्रथम राजभाषा अधिनियम 1963 धारा 3 जोड़ी गई थी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए हिंदी की सहायक भाषा घोषित किया गया था। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था, इसको लागू होने की डेट थी 26 जनवरी 1965 और ये संशोधित रूप था इसका 1967 में। केंद्रीय हिंदी समिति का गठन भी 1967 में हुआ था और इसमें त्रिभाषा सूत्र को अपनाने की बात कही गई थी। और त्रिभाषा सूत्र को कहाँ अपनाया? फिर प्रथम शिक्षा नीति 1968 के तहत इसको अपनाया गया था। और नई शिक्षा नीति कब लागू हुई थी? 1986 में। राजभाषा अधिनियम 1976, यह राजभाषा अधिनियम 1976 अनुच्छेद 346 के तहत बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है। ये संघ व राज्यों के शासकीय प्रयोजन के लिए है कि संघ यानी केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ अगर पत्र व्यवहार करेगी या राज्य राज्य के साथ पत्र व्यवहार करेगा तो किस भाषा में करेगा, इसका उल्लेख राजभाषा अधिनियम 1976 के अंतर्गत दिया गया था। इस राजभाषा अधिनियम 1976 में 76 में राज्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। देखिए आप, पहली श्रेणी है क श्रेणी के राज्य, दूसरे ख श्रेणी के राज्य और तीसरे ग श्रेणी के राज्य। अब आप देखिएगा क श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं। तो क श्रेणी के राज्यों में क्या होता है कि ये हिंदी भाषी क्षेत्र है, पूर्णतया हिंदी भाषी क्षेत्र, और इनमें अगर पत्र व्यवहार होता है तो हिंदी के अंतर्गत ही आते हैं। और ये 10 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है, और वो ये वही 10 राज्य हैं जहां पर मातृभाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाता है। तो आप देखेंगे सबसे हिंदी का प्रयोग मैंने लिख दिया है, यहाँ पर हिंदी का प्रयोग होता है यहाँ पर।
कौन कौन से राज्य हैं देखो आप, एक तो राजस्थान, अपना राज्य लिख दो, राजस्थान क श्रेणी में आता है। एक दिल्ली क श्रेणी में आता है जो केंद्र शासित प्रदेश है। एक हिमाचल प्रदेश और एक हरियाणा, ये चारों राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आप, 6 राज्य वो हैं जो विभाजन हुआ था 2000 के अंतर्गत। आप देखेंगे एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, याद रह जाएगा। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, और बिहार से अलग हुआ झारखंड, और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब आप देखिएगा, आप इन चारों के अंतर्गत 4 राज्यों के बारे में ही एक ट्रिक बनी है, हरि का दिल हीरा निकला। हरि का दिल हीरा निकला, ध्यान रखना है, हीरा में ह में छोटी की मात्रा है, हालांकि शुद्ध क्या होता है, बड़ी मात्रा वाला होता है। लेकिन हमें क्या करना है, ह से बना हरियाणा, री से क्या बना, हरि का मतलब हरियाणा है ना, और दिल का मतलब है दिल्ली, और ही का मतलब हिमाचल प्रदेश, और रा का मतलब राजस्थान। तो हरि का दिल हीरा निकला, इससे 4 राज्य याद हो जाएंगे, और 6 राज्य तो आपको याद होंगे सही या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसके अंतर्गत आता है। तो निकला, देखो आप, निकोबार से निकल यहाँ हो जाएगा निकला। तो ये 6 राज्य अपन को याद करने हैं, और ये 1 2 3 4 और 1 5 इन सूत्र से हो सकता है, इस ट्रिक से हो सकता है। हरि का दिल हीरा निकला, हरि का मतलब हरियाणा, दिल का मतलब दिल्ली, ही का मतलब हिमाचल प्रदेश, रा का मतलब राजस्थान, और निकला का मतलब निकोबार। अब अपन चलते हैं ख श्रेणी के राज्य। ख श्रेणी के राज्य वो हैं जहां पर हिंदी में पत्र व्यवहार किया जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ उसका अनुवाद भी अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पत्र व्यवहार किया जाएगा ख श्रेणी के राज्यों के अंतर्गत। इनमें कौन कौन से राज्य आते हैं, गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है, पंजाब आता है, और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश आता है। इसके साथ साथ दमन दीव और दादरा नगर हवेली भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, क्या है, महाचंडी, चंडी दुर्गा महान होती है, तो महाचंडी का पंजा जब किसी के ऊपर से गुजरता है तो उसके जो दाद होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो महा का मतलब महाराष्ट्र, चंडी का मतलब चंडीगढ़, पंजा का मतलब पंजाब, और गुजरा का मतलब गुजरात, और दाद का मतलब दादरा नगर हवेली, और ये दमन का भी कर सकते हैं, दाद का दमन हुआ, ये भी लिख सकते हैं आप, दाद का दमन हुआ, दमन हो जाता है। तो आप ये ट्रिक बना सकते हैं कि महाचंडी का पंजा जब गुजरा तो दाद का दमन हो गया। तो इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हैं, और फिर आप भी अपनी ट्रिक बना सकते हैं, उसको बड़े इजी तरह से याद कर सकते हैं। और जो तीसरा ग श्रेणी का जो राज्य है, ग श्रेणी के राज्य वे हैं जो इनके अलावा शेष बचे वह सब ग श्रेणी के राज्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें साउथ है और पूर्वोत्तर के राज्य हैं, ये सब इनके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर केवल अंग्रेजी में ही पत्र व्यवहार होगा। ध्यान रखना, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। जब ये बनाए गए थे, जब हमारा संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होते हिंदी को राजभाषा घोषित कर दिया, तो बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें पंजाब था, मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र था, और तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश था। तो इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ कि आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य बनाना पड़ा, और राज्य भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य, ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और कब गठित हुआ था ये, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और यहाँ पर एक महान, आप स्वतंत्रता सेनानी बोलें या एक ऐसे महान आंदोलनकारी थे ये, श्री पोटी रामुलु। इन्होंने 58 दिन तक 58 दिन तक आमरण अनशन किया था, और इनकी वजह से ये अलग से राज्य बनाया गया था। तो ये हुआ राजभाषा अधिनियम 1976। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं आप जानते हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में,
22 भाषाएं, और इन 22 भाषाओं का लेखा जोखा क्या है ये देखते हैं अपन। 14 भाषाएं थी जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, और सिंधी कब जोड़ी गई थी? 1967 में। कब जोड़ी गई थी? 1967 में। ये संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1967 में, उसके तहत जोड़ी गई थी। तो कितनी होगी? 14 में एक जुड़ते ही 15 हो गई। 15 में फिर 3 जुड़ी, कोंकणी, मराठी और नेपाली। कौन सी जुड़ी? 3, कोंकणी, मराठी और नेपाली। ये जुड़ी थी 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। इनकी ट्रिक याद कर सकते हैं, कॉमन। क्या नाम सकते हैं? कॉमन। को से कोंकणी, म से मराठी और न से नेपाली, कॉमन। इसके बाद 4 भाषाएं कितनी होगी? 15 और 3 18। 18 में फिर 4 जोड़ी गई। कौन कौन सी जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको आप नाम याद कर सकते हैं, बोडो मेंस। बोडो मेंस, बो से बोडो, डो से डोगरी, मे से मैथिली और स से संथाली। बोडो मेंस याद कर सकते हैं। तो आप कैसे याद करोगे? पहली 14 भाषाएं प्रारंभ में थी, 15वीं कौन सी थी? सिंधी। फिर 3 जोड़ी गई कॉमन के नाम से। तो को का मतलब कोंकणी, म का मतलब मराठी और न का मतलब नेपाली। और 4 जोड़ी गई थी फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो मेंस के नाम से याद हो जाएगी। और ये 2003 में जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो ये भी प्रश्न बहुत सी बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है। और प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? जब संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी, ये भी ध्यान रखना। और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये 22 हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो 14 भाषाओं को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी 14 भाषाएं कौन कौन सी है मैंने इनके नाम लिखे हैं। हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ये तीनों भाषा अपने चलती है, अपन पढ़ते हैं इनको, तो इनको जरूर याद कर लेना, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। इसके बाद असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु और तमिल दोनों तहत वाले हैं। मराठी और मलयालम ये भी हैं, और पंजाबी, उड़िया और कश्मीरी। और एक बात और ध्यान रखना, परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो ये ज़्यादातर उर्दू भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा 14 भाषाओं के अंदर या 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तो ज़्यादातर उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या कुछ और भी भाषाएं प्रमुख जो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन सी नहीं है। एक तो अपनी राजस्थानी को भी स्थान नहीं दिया गया, एक ये ध्यान रखना। एक अंग्रेजी भी 8वीं अनुसूची में नहीं आती है। एक भोजपुरी, ये भी बहुत प्रमुख भाषा है, फिल्मों का इनका आयोजन भी होता है। तो ये प्रमुख 3 भाषाएं, राजस्थानी, अंग्रेजी, भोजपुरी, ये नहीं हैं इनका 22 भाषाओं में नहीं है, ये 22 भाषा के अंतर्गत। ये ध्यान रखना। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है, एक कौन सी भाषा है ये पूछा जाता है, तो उर्दू इसके अंतर्गत आती है। ये भी प्रश्न पूछा गया है 2nd ग्रेड में और इनमें। तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाएं आप याद कर सकते हैं। 14 प्रारंभ में थी, एक सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, 21वां संविधान संशोधन। आप ये भी ध्यान रख सकते हैं 21 और 71 दोनों मिलकर होता है 92। ये भी याद कर सकते हैं आप, 21, 71, 92 ये संविधान संशोधन थे। 67, 92, 2003 ये भी आप सन याद कर सकते हैं। तो ये है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भाषाएं।